हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ 1 बाय 1 करके शेयर की जा रही हैं। यूजीसी नेट के अंतर्गत यूनिट 8 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा इस समय चल रहा है और इसके साथ में हम लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास है और इसके अंतर्गत हम प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अध्ययन डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अनामिका। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने PI लिखा हुआ है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन, ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना होता है। और ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, ये हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का एक मेन पार्ट है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी कि अनुदेशन तकनीकी पढ़ी थी, तो उसके कंटेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके कंटेंट के बारे में देखा था कि अनुदेशन तकनीकी का अर्थ और स्वरूप, जिसको कि हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद फिर अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की उत्पत्ति और विकास, इसका सेकंड जो है इसमें कंटेंट शामिल होता है कि इसकी उत्पत्ति और विकास क्या है। साथ में अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, विशेषताएं, सिद्धांत, संरचनाएं, मान्यताएं, उपयोग। तो यही सारे जो इसमें बाकी बची हुई चीज़ें हैं, इसी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। जितनी बातें इस वीडियो में आ सकती हैं उतनी कर ली जाएंगी और इसके बाद हो सकता है कि इसका कुछ सेकंड पार्ट भी आए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ ये चीज़ कंफर्म करनी ज़रूरी है कि अनुदेशन और अधिगम ये दोनों प्रक्रियाएं वैसे तो अलग अलग हैं, क्योंकि अधिगम का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और अनुदेशन जो है वो कुछ टर्म रिलेटेड टीचिंग से भी हम कह सकते हैं कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एक ही है, लेकिन फिर भी टीचिंग का जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है और उसके अंदर जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अंदर का वो एक छोटा सा पार्ट है। तो और ये अधिगम क्या है? लर्निंग, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया है और ये सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है। जब सूचना देने की प्रक्रिया में या अधिगम करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रोग्राम्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, अगर इसको हम अभिक्रम के तौर पे प्रेजेंट करें तो यही जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बन जाता है। वास्तव में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन तकनीकी जो है वो अस्तित्व में कब आई, तो अगर हम इसके इतिहास पर थोड़ी चर्चा करना चाहें तो अगर हम अपने भारत के साहित्य जो हैं, कह सकते हैं उपनिषद हैं, गीता हैं और पंचतंत्र की कहानियाँ, अगर हम उनका भी अगर विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ न कुछ अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड तरीके से चीज़ें प्रस्तुत तो वहाँ पर भी की गई थी, क्योंकि कहानियों को, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से फिर उसमें जो उसके पुट निकलते हैं, जो उसकी हम कहते हैं नैतिक शिक्षा जो निकलती है, उसको बच्चों के पास पहुँचाने के लिए एक प्रोग्राम वे में जो कहानियाँ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम उस तरीके से अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। लेकिन अगर पाश्चात्य विचारकों से अगर हम चर्चा करें तो पाश्चात्य विचारकों का ये मानना है कि 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व सुकरात ने जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। हुआ ऐसा था कि सुकरात अपने शिष्यों को जब पढ़ाते थे, खास करके रेखागणित पढ़ाते समय, तो वो प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से वो क्या करते थे कि एक एक करके 1 बाय 1 करके वो अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे और धीरे धीरे उन प्रश्नों के उत्तर देते थे और फिर वो प्रश्न करते थे, फिर उत्तर होता था। तो इस वे में प्रेजेंट करते करते वो धीरे धीरे अपने शिष्यों को वहाँ तक लेकर के आते थे जो ज्ञान उन्हें छात्रों को प्रदान करना होता था।
आज के दौर में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में भी जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, उसमें भी तो हम क्वेश्चन करते हैं, पहले बच्चों से पुट करते हैं एक इजी सा क्वेश्चन, फिर जिसका आंसर बच्चा देता है, फिर उस आंसर को फिर से हम अगला क्वेश्चन बना करके, तो धीरे धीरे एक चेन बना करके हम उसको प्रेजेंट करते हैं। और जो ज्ञान हमें पढ़ाना होता है बच्चों को, जो कोई भी हमारा प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, उसको हम बच्चे के मुंह से निकलवा लेते हैं। तो यही विधि एक तरीके से जो है सुकरात अपने जो है रेखागणित पढ़ाने के लिए बच्चों से करते थे। तो उन्हीं के शिष्य थे प्लेटो। फिर उन्होंने भी इस विधि को देखा था, तो प्लेटो ने भी इन सारे भी सुकरात के जो पढ़ाने के तरीके थे, इन सबको एक मेनो के रूप में उन्होंने विकसित किया था। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत सुकरात ने की है। सुकरात के प्रश्नोत्तर विधि पर यह आधारित है, लेकिन उस दौर पे अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जैसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। अगर हम इसको आजकल अपने मॉडर्न रूप में ये कैसे आया है, अगर उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने जब 1905 में थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत यानी अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, इस तरह से करके, तो उस नियम में जो है उन्होंने क्या किया था, प्रोग्राम वे में ऑर्गेनाइज करके बच्चों को पढ़ाने की बात की थी। तो उसके बाद, ये तो थॉर्नडाइक की बात हो गई, उसके बाद फिर सबसे पहले एक टीचिंग मशीन का आविष्कार किया था सिडनी एल प्रेसी ने। जी हाँ, 1920, कहीं कहीं ये 1926 भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं 1920 के 30 की बात है, 1920 और 1930 के बीच की ही बात है। तो सिडनी एल प्रेसी, जो कि अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक टीचिंग मशीन बनाई थी। उस टीचिंग मशीन में क्या था कि प्रश्नों की श्रृंखलाएं होती थी, उत्तर भरने के स्पेस होता था कि जैसे क्वेश्चन पढ़ करके बच्चे जो है उत्तर भरें, और फिर वो उत्तर उनके सही हैं या गलत हैं इसका फीडबैक भी उनको तुरंत मिल जाता था। तो इस तरह से एक सेल्फ असेसमेंट टूल के रूप में जो है प्रेसी ने एक टीचिंग मशीन बनाई थी, जो टीचिंग कम थी, सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए काम किया था जो है ग्लेशियर लम्सडेन ने। सोचा था कि हाँ, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए वो इस दुनिया में कुछ कर पाए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले फिर 1950 में स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग शब्द का प्रयोग किया है, और उन्होंने प्रेसी की टीचिंग मशीन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बना करके पूरी तरीके से इसको टीचिंग मशीन का रूप दिया था। और इस तरीके से अगर हम कहें कि आज वर्तमान समय में अगर अभिक्रमित अनुदेशन का कोई जन्मदाता है, तो हम इसमें प्रेसी और स्किनर का नाम ले सकते हैं। तो स्किनर जो है उन्होंने ही सबसे पहले ये अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिया था, अभिक्रमित अधिगम शब्द सबसे पहले स्किनर ने दिया था। तो ये तो बात हो गई कि विश्व में सबसे पहले प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम भारत में आए कि भारत में प्रोग्राम लर्निंग कब से शुरू हुआ है, तो 1963 में भारत में सबसे पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत होती है। तो प्रयागराज में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट में सबसे पहले इस पे एक सेमिनार का आयोजन हुआ था प्रोग्राम लर्निंग पर। उन्होंने सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद क्या किया, एनसीईआरटी ने 1965, 1966, 1967 में बारी बारी से उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी ने इस पर वर्कशॉप जो है आयोजित करी थी नई दिल्ली में। और एनसीईआरटी ने ही 1966 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग एक संस्था बनाई थी प्रोग्राम्ड लर्निंग से संबंधित। इसी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, जिसको IAPL कहते हैं, इसी का नाम बाद में चलकर इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोग्राम लर्निंग एंड एजुकेशनल इनोवेशन हो गया। ये संस्था एनसीईआरटी ने स्थापित करी थी, जो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये तो हो गया इतिहास विकास। जो हमारा अगला था कि अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ। वीडियो को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें आगे की चर्चा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, विशेषताएं, सिद्धांत, संरचनाएं, मान्यताएं और उपयोग। तो इसमें जो प्रकार है, इस प्रकार को हम डिस्कस बाद में करते हैं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की विशेषताएं पता होती हैं तो हम उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट, अपना विजन बना सकते हैं कि वो चीज़ वास्तव में है क्या। तो प्रोग्राम लर्निंग की विशेषता ये होती है कि ये प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, इंडिविजुअल होता है। यानी कि इसमें ये जो प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम क्या है, पहले से प्लान करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो प्रोग्रामिंग करी जा रही है वो वास्तव में एक स्पेशल बच्चे के लिए करी जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक बार में एक बच्चा ही सीखता है, इसलिए ये जो प्रोग्राम होता है वो क्या है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। एक तरह के प्रोग्राम से एक तरह का बच्चा सीखेगा। तो ये क्या है, पूरी तरह से इंडिविजुअल प्रोसेस है, और इसमें जो है अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगली विशेषता की अगर हम चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे अंशों में जो है इसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के जितने भी जो विशेषताएं होती हैं वो सारा कुछ तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में आएगा ही। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में भी यही चीज़ थी कि चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और तब उसके बाद उसको प्रेजेंट करा जाता है बड़े ही इफेक्टिव वे में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, चीज़ों को छोटे छोटे अंशों में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और यहाँ पे इन अंशों को या पदों को हम फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम में जो है इसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और ये जो फ्रेम होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं, चेन इनकी बनी होती है। चेनिंग कहने का मतलब है कि ये आपस में एक तार्किक अनुक्रम में जुड़े होते हैं, इनमें तारतम्यता पाई जाती है। हर एक पद अपने पहले वाले पद से जो है तार्किक रूप से जुड़ा होता है, और इनमें श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है। और यहाँ पे जो अधिगम करता होता है, जो सीखने वाला होता है छात्र, वो क्या होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी पर जो है पूरी तरह से आधारित है, जिसमें छात्र पूरी तरह से सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए यहाँ पे अधिगम करता क्या है, सक्रिय होता है, और वो क्या करता है, सतत अनुक्रिया करता रहता है। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या है कि पहले उद्दीपन प्रस्तुत किया जाएगा, फिर छात्र उस पर अनुक्रिया देगा, फिर उस अनुक्रिया से फिर पुनर्बलन प्रदान किया जाएगा। पुनर्बलन में क्या है, स्पष्टीकरण हो जाएगा, पुष्टिकरण हो जाएगा कि हाँ उत्तर सही है या गलत है। तो ये दे करके और फिर हम आगे की चेन उसमें बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये बार बार होता है, पहले उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, फिर पुनर्बलन, फिर उद्दीपक, फिर अनुक्रिया, फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पे क्या है, एक जो है सतत अनुक्रिया इसमें होती रहती है। 3 तत्व इसमें क्रियाशील होते हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन, जो कि 1 by 1 करके होता चला जाता है। जब तक छात्र किसी उद्दीपन की सही अनुक्रिया नहीं कर लेता, तब तक वो किसी दूसरे स्टेप पर जा भी नहीं सकता है। तो ये सारे स्टेप क्या हैं, इस तरीके से रिलेटेड होते हैं इसमें कि ये आपस में कनेक्टेड हो, और साथ में छात्र इसमें हमेशा सक्रिय रहे, और 100% जो है, जो कुछ भी उसमें कंटेंट पढ़ाया सिखाया जा रहा है वो 100% बच्चा उसको अचीव कर ले। इसमें जो पृष्ठपोषण प्रदान किया जा रहा है, यानी जो फीडबैक हो रही है, वो क्या है, तत्काल पृष्ठपोषण दिया जा रहा है, क्विक फीडबैक सिस्टम है यहाँ पे। क्योंकि छात्र का जो भी आंसर है, जो वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स दे रहा है, वो रिस्पॉन्स करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उसका पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन उसी समय तुरंत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से छात्र को छात्र में जो अधिगम हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। और साथ में इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चा अपनी गति से सीखने का अवसर उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, किसी बच्चे की क्षमता होती है कि वो थोड़ी देर ही पढ़ सकता है, किसी बच्चे की क्षमता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठ करके पढ़ाई कर सकता है। तो अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से उनको सिखाते हैं, तो प्रत्येक बच्चा उसमें अपनी अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त करता है, और किसी बच्चे का कुछ भी यहाँ पे छूटता भी नहीं है। यहाँ पे गलतियाँ कम से कम होती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो ऑर्गेनाइज ही इसी वे में किया जाता है कि बच्चों से गलतियाँ ना हो, और गलतियाँ हो भी तो वो गलतियाँ कम से कम हो, क्योंकि इसमें वो सारी सुविधाएँ भी होती हैं। उसमें प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, अनुबोधक दिए जाते हैं, क्यूज दिए जाते हैं बच्चों को, उसमें प्राइम्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा गलतियां ना करें। ये प्राइम्स, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज क्या हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बच्चे की जो क्या कहते हैं,
बच्चे की पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसमें जो भी सामग्री जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो पूरी तरह से परीक्षित होगी, पूरी तरह से वैध होगी, बच्चे को गलत ज्ञान प्रेषित ना हो जाए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं से अगर हम एक विजन बनाएं अपना कि वास्तव में प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है, तो प्रोग्राम्ड लर्निंग एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विषय वस्तु को छोटी छोटी कड़ियों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, विषय वस्तु को हम छोटी छोटी कड़ियों में, लघु पदों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर उस जो है छोटी छोटी कड़ियों पे छात्र क्या करेगा, अनुक्रिया देगा। अनुक्रिया के बाद फिर हम सही गलत का पुष्टिकरण करेंगे और उसके बाद फिर कम से कम गलतियां करते हुए बच्चा स्वगति से सीखता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तव में प्रोग्राम्ड लर्निंग में क्या है कि बच्चे को हमें जो भी चीज़ सिखानी है पहले हम उसका निर्धारण करने के बाद सभी खंडों को विश्लेषण करके उसका एनालिसिस करके उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। उन टुकड़ों को तारतम्यता से एक श्रृंखला में बनाते हैं, सभी श्रृंखलाओं को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक अनुक्रिया होने के बाद ही अगर वो अनुक्रिया जब सही प्राप्त हो जाती है जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसके बाद ही बच्चा आगे के प्रोसेस में बढ़े। तो इस वे में इसको पहले बनाया जाता है सीक्वेंस में, फिर इसको प्रेजेंट करा जाता है। फिर प्रेजेंटेशन में बच्चा जो है प्रत्येक स्टिमुलस का कुछ रिस्पांस देता है। अगर वो रिस्पांस सही है गलत है पहले उसका पुष्टिकरण दे दिया जाता है और अगर बच्चा सही कर रहा है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो पुष्टिकरण से वो बच्चे जो गलतियां हैं उसके धीरे धीरे गलतियों में सुधार हो जाता है। तो कम से कम गलतियां करते हुए बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में अगर हम कभी भी जिक्र करेंगे तो हम यहाँ पर लघु पद और जो है स्वगति ये सब कुछ क्या है उसके सिद्धांत हैं जो प्रोग्राम्ड लर्निंग किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो है वो होने ही होने हैं। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण ऐसा होता ही है, इसमें होता ही ऐसा है कि जब तक बालक उत्तेजक की सही अनुक्रिया व्यक्त नहीं करता वो आगे नहीं जा सकता। तो बच्चे को हम सही ही अनुक्रिया सिखाएंगे और 100% उसके अचीवमेंट करवाएंगे। जो जिसके लिए भी वो प्रोग्राम बना हुआ है उस प्रोग्राम की सारी जानकारियाँ पूरी तरह से बच्चे में चली जाएँ, इसकी पूरी व्यवस्था इस प्रोग्राम लर्निंग में की जाती है। चलिए इसके आगे की फिर हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पे कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत क्या होते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या कौन कौन से पद आते हैं और अभिक्रमित अनुदेशन के क्या क्या फंडामेंटल्स क्या क्या मूल तत्व होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें इसके सिद्धांत की चर्चा करें कि कौन कौन से सिद्धांत लेकर के हमारा कोई भी प्लान इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं लेकिन यहाँ पे 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कन्फर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। मीन्स लघु पद का सिद्धांत। लघु पद का सिद्धांत कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ते हैं और फिर छोटे छोटे स्टेप में ही हम उसको प्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लघु पद का सिद्धांत है जो क्या कर रहा है कि वो स्मॉल स्टेप्स में जो है हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम इसमें आगे बढ़े, दूसरा सिद्धांत क्या है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, छात्र जो है वो पूरी तरह से सक्रिय होता है, वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं, यहाँ पे एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में यहाँ पे छात्र अनुक्रिया देता है। क्योंकि कभी भी उद्दीपक जब प्रेजेंट होता है, कोई भी स्टिमुली हम उसके छात्र के आगे रखते हैं तो फिर वो उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। फिर यहाँ पे बताया जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में कि वो रिस्पॉन्स जो बच्चे ने दिया है वो सही है या गलत है। अगर सही होता है तो आगे बढ़ जाते हैं और गलत होता है तो फिर उसमें क्या किया जाता है, फिर उसको एक रेमेडियल ट्यूटिंग के माध्यम से जो है बच्चे को बताया जाता है कि हाँ उसने कहाँ पे गलती करी है, क्या गलतियाँ हो सकती हैं। फिर उसको सुधारात्मक चीज़ें जो है बताई जाती हैं और फिर उसको वापस उसी स्टेप में भेज दिया जाता है। तो इस तरह का क्रम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, छात्र पूरी तरह से एक्टिव होता है, तो इसीलिए सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि अगर बच्चे का उत्तर गलत होता है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है एक्टिवली चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो
हम क्या करेंगे कि जब तक वो उसकी अनुक्रिया सही नहीं हो जाती तब तक हम बार बार उसको कंफर्मेशन गलत है और फिर से उसको रेमेडियल क्लास देना, इस तरह की चीज़ें ये बार बार होती रहती हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसी वजह से ये अगर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या लर्निंग के माध्यम से कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो है उसको बड़ी ही इफेक्टिवली तरीके से सीख जाते हैं। इसमें क्या है, तत्काल पुष्टिकरण है, इमीडिएट कंफर्मेशन, क्योंकि बच्चे अनुक्रिया करते हैं उनको पता चल जाता है कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वो उत्तर सही है या गलत है। अगर सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो फिर से उसको जो है सीखो। यहाँ पे क्या है, स्वगति का सिद्धांत है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी गति के अनुसार यहाँ पे चीज़ों को ग्रहण करता है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टेस्टिंग जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का फिर आंसर लिया जा रहा है। कोई भी जो है स्टिमुलस दिया जा रहा है और उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सुकरात के प्रश्नोत्तर विधि पर ही आधारित है, तो यहाँ पे टेस्टिंग मेथड जो है ये भी इसके एक मेन प्रिंसिपल में शामिल है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो वैधता का सिद्धांत भी है, ठीक है, और इसमें क्या कह सकते हैं कि छात्र की प्रगति का ज्ञान है, ये भी जो है सिद्धांतों में काउंट होता है, लेकिन मेन सिद्धांतों में यही इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम बात करें कि अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या होते हैं, फंडामेंटल्स, कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित कोई भी अनुदेशन अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें किन किन तत्वों का समावेश किया जाता है एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उद्दीपन और अनुक्रिया। तो हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो प्रोग्राम होगा ही नहीं, तो जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस उद्देश्य को देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ उद्दीपक होंगे और उस उद्दीपक के लिए अनुक्रिया होगी। तो ये इसका मूल तत्व है कि उद्दीपक अनुक्रिया तो यहाँ पर होनी ही होनी है। फिर क्या है, व्यवहार और व्यवहार श्रृंखला। तो व्यवहार क्या होता है, व्यवहार से तात्पर्य है कि अनुक्रियाएं जो भी एक्टिविटीज शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र जो भी क्रियाएं करते हैं वही क्या होता है, व्यवहार होता है। व्यवहार की यूनिट होती है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। तो बहुत सारी जब अनुक्रियाएं मिलती हैं तब एक व्यवहार बनता है और फिर क्या करता है, बहुत सारी व्यवहार श्रृंखलाएं होती हैं। व्यवहार श्रृंखलाएं वो सारी आपस में कनेक्टेड, जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और इनका एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक तार्किक क्रम जब बन जाता है तब वही क्या होता है, वही छात्र का वो व्यवहार है जो हम क्या करना चाहते हैं, बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। तो व्यवहार और व्यवहार, यहाँ पे श्रृंखला ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है। अगला इसमें एलिमेंट है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कभी भी बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को अगर हमें प्रोत्साहित करना है तो हम उसमें जो है पुनर्बलन अगर प्रदान कर दें तो छात्रों को क्या होता है, अपने कार्य के प्रति प्रोत्साहन होता है कि उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो अनुक्रियाओं के रेपिटेशन के लिए जो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अगर हम पुनर्बलन को अलग से चर्चा करें तो पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन तीन प्रकार का हम कह सकते हैं, दो प्रकार के हम कह सकते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं धनात्मक पुनर्बलन और एक को हम कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि किसी छात्र के कोई अनुक्रिया है, उस अनुक्रिया को हम चाहते हैं कि वो आगे बनी रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को प्रशंसा दे, शाबाशी कह दे कि हाँ वाह तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह का जो भी रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम इसको कह सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि छात्र ने कोई ऐसी अनुक्रिया करी है जो कि वांछित नहीं है और हमें उसका विलोपन कर देना चाहिए,
मतलब समाप्त करना है, तो उस अनुक्रिया को हम क्या करने लगेंगे, हतोत्साहित अगर करते हैं तो छात्र जो है नकारात्मक रूप से पुनर्बलित होता है कि ये वाली एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो काम नहीं आती। तो इसके लिए बच्चे की निंदा करना, दंड, हालांकि दंड को जो है एक अलग भी कहा जाता है कि नकारात्मक पुनर्बलन से या ऋणात्मक पुनर्बलन से दंड क्या है, अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरीके से अगर हम बच्चे को निंदा कर दें या उसका किसी भी तरीके से उसको हम हतोत्साहित करें किसी भी चीज़ से, या हमने कह दिया नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो ये वाली एक्टिविटीज़ क्या है बच्चे के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बनता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हालांकि कारगर है कि बच्चे के हमें किसी भी अनुक्रिया को क्या करना है, हतोत्साहित करना है, लेकिन सबसे अच्छा अगर हम रीइंफोर्समेंट माने कि वो क्या है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, और वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा ही वर्क करता है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें कभी भी शिक्षण की प्रक्रियाओं के दौरान, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, यानी छात्र की अनुक्रियाओं को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिन अनुक्रियाओं को हमें आगे बढ़ाना है, जो अनुक्रियाएं क्या हैं, वांछित हैं। और धनात्मक के अलावा ऋणात्मक पुनर्बलन वहाँ पे जहाँ पे हमें कोई अनुक्रिया जिसको क्या करना है, जो वांछित नहीं है उसको हमें क्या करना है, हतोत्साहित करना है। तो इस तरह के ये जो है पुनर्बलन यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन का एक तत्व है। अगली हम चर्चा करते हैं उद्दीपन नियंत्रण का स्थानांतरण। उद्दीपन नियंत्रण का स्थानांतरण कहने का तात्पर्य है कि छात्र क्या करते हैं, जब भी कभी उनको उद्दीपन दिया जाता है तो शुरू में जब यह सीक्वेंस शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जो भी स्टिमुलस होते हैं उसके जो बच्चे अनुक्रिया देते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या है, बहुत सरल वे में देते हैं, ईजी, क्योंकि क्या है कि वो जो उद्दीपक है वो बड़ा ही जाना पहचाना उनके लिए होता है, परिचित होता है, तो वो बड़े ही सहजता से उसका उत्तर दे पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम चेन आगे बढ़ाते चलते हैं तो वो क्या है, प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे करके जटिल होती चली जाती है, और उस आधार पर उनकी जो अनुक्रियाएं हैं वो अनुक्रियाएं एक दिशा में चलने लग जाती हैं, जिस दिशा में हम बच्चे को लेकर के जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उद्दीपन है उसके नियंत्रण जो होता है उसका स्थानांतरण हो जाता है सरल से जटिल की ओर। तो इसी को हम कहते हैं उद्दीपन नियंत्रण का स्थानांतरण। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है तो उसमें पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक अगर हम कहें तो फीडबैक का सिस्टम जो है वो जो है बहुत ज़रूरी है और होता ही होता है इसमें, क्योंकि फीडबैक के माध्यम से ही यहाँ पे बच्चों को अनुक्रिया को रिस्पॉन्स किया जा रहा है कि बच्चे की अनुक्रिया सही है या गलत है, और तब उसको जो है चेन में हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर फीडबैक नहीं होगा, अगर आप फीडबैक मतलब समझें तो फीडबैक का मतलब होता है, पृष्ठ पोषण का मतलब होता है छात्र ने कोई अनुक्रिया करी है, वो अनुक्रिया सही है या गलत है उसके बारे में बच्चे को जानकारी प्रदान करना। तो अनुक्रिया करने के बाद जो भी हम रिस्पॉन्स बच्चों को देते हैं उसी को हम कहते हैं फीडबैक या पृष्ठ पोषण। तो ये फीडबैक जो है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, यहाँ पे पुष्टिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अगला जो इसमें फंडामेंटल है पुष्टिकरण यानी कि कन्फर्मेशन। अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर करना चाहें कि फीडबैक एंड कन्फर्मेशन, तो हालांकि प्रक्रिया तो दोनों वही है। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बच्चे के रिस्पॉन्स को कंफर्म करते हैं कि बच्चा सही, उसकी जो अनुक्रिया है या बच्चे ने जो उत्तर दिया है वो उत्तर सही है या गलत है, यही हम जो है वहाँ पे पुष्टि करते हैं, और वही जो है उसका फीडबैक होता है। लेकिन वास्तव में पुष्टिकरण का मतलब है कि उसके जो है विचारों को पुष्ट करना सही है या गलत है, और पृष्ठपोषण और भी इससे थोड़ा सा एक स्टेप अहेड हो सकता है। और हम आगे अगर चर्चा करें कि एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में होता है उपक्रमक यानी प्राइम, अनुबोधन यानी प्रॉम्प्ट या क्यूज हम इसको कह सकते हैं, संकेतक, और साथ में यहाँ पे निर्देशित खोज यानी डायरेक्टिव जो है। तो यहाँ पे क्या है, उपक्रमक यानी प्राइम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पे देखेंगे। उपक्रमक प्राइम जो होता है वो किसी भी उद्दीपक को प्रस्तुत करने के लिए, उस उद्दीपक की एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए वहाँ पे फ्रेम में दिया जाता है।
कभी भी जब हम प्रोग्राम कोई बनाते हैं तो उसके लिए जो छोटा छोटा पद है यानी कि जो फ्रेम है, उस फ्रेम में क्वेश्चनिंग करने से पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ टर्म बच्चों को आगे सिखाने के लिए, उसमें सिर्फ सिखाने का पर्पस होता है कि उस क्वेश्चन से कनेक्ट करने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइम। मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले जो जानकारी दी जा रही है वो क्या है, प्राइम है। और इस प्राइम का मतलब सेंस क्या होता है, क्यों वहाँ पे वो दिया जाता है, वो क्वेश्चन से बच्चे को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है और उसकी अनुक्रिया सही हो। एक मतलब जो हम कहते हैं कि उसको सही दिशा में लेकर के चलना है तो उसको डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइम्स दिए जाते हैं, फ्रेम के अंदर ही दिए जाते हैं। और अनुबोधन यानी प्रॉम्प्ट्स जिसको हम संकेतक भी कह सकते हैं, अनुबोधक या संकेतक, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। तो प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें क्या होता है कि अलग से उस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दिया होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम पहले जब बचपन में मैथमेटिक्स हम सॉल्व किया करते थे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर नीचे ब्रैकेट में ऐसे संकेत करके और फिर लिखा होता था कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, या जो है मान लीजिए कि उसके क्षेत्रफल है या वो वृत्त की परिधि निकालनी है, तो वो सारे जो है उसके क्या करते हैं, जो उसके फार्मूला होते थे वो उस ब्रैकेट में लिख दिए जाते थे। तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट्स, ये अनुबोधक होते हैं। या दूसरा प्रॉम्प्ट्स का अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो ऐसे जैसे कि पजल बॉक्स होता है जो हम लोग सॉल्व करते थे पहले, कॉमिक्स के बुक्स में आती थी कि कोई पहेलियाँ होती हैं और उस लाइन में क्या है कि दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे ऐसे करके कॉलम होते थे, पजल्स होते थे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, और मान लीजिए यहाँ पे फूलों के नाम भरने हैं या एनिमल्स के नाम भरने हैं, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बॉक्स दिए रहते थे और उसमें हमें क्या करना होता था, हमें ऐसे ऐसे करके वर्ड बनाने होते थे। तो उसमें क्या है, वहाँ पर भी जो है प्रॉम्प्ट्स दिए होते थे कि वो मतलब कितने अक्षरों का है, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा पाते थे कि वहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा और वो शब्द कितने अक्षरों से बना हुआ है। तो वो क्या करता था, वो हमारे अनुक्रिया को सही एक दिशा में चले, हमारी अनुक्रिया रिस्पॉन्स हमारा सही वे में आए, उसके लिए वो क्या करता है, हमें डायरेक्शन देता है। उसके लिए प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज लगाए जाते हैं ताकि हमारी जो खोज है, बच्चे की जो खोज है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहा है, उसको एक दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। ये एक निर्देशित खोज होता है। तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ये प्राइम, प्रॉम्प्ट्स, क्यूज ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि बच्चे की अनुक्रिया जो है एक सही वे में, एक प्रॉपर वे में जो है चलती रहे और बच्चा जो है गलतियां कम से कम करे। इन्हीं के हिंट के माध्यम से ही गलतियां यहाँ पे कम होती हैं। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की एक खासियत होती है कि बच्चे कम से कम गलती करते हुए यहाँ पे सीखते हैं। आगे हम अगर चर्चा करें कि इसका मूल तत्व क्या है, तो इसमें सामान्यीकरण और विभेदीकरण की प्रक्रिया जो है किसी भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में, प्रोग्राम्ड लर्निंग में पाई जाती है। तो यहाँ सामान्यीकरण विभेदीकरण का क्या मतलब है कि बच्चे को जब हम यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में जो है सिखाते हैं, तो विभेदीकरण का मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चे के अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उसमें विभेदन भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, और साथ में प्रत्येक बच्चे का जो हम एक जनरल वे में जो एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक सामान्य उद्देश्य को लेकर के जो हम चलना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर हमें ये चीज़ क्या करनी है, डेवलप करनी है। और इसी उद्देश्य को लेकर के जब हम जो है इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक तरीके से इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है और एक जनरलाइजेशन भी है, जो हम बच्चों के लिए एक सामान्य उद्देश्य को लेकर के हम किसी व्यवहार को परिमार्जित करते हैं और प्रत्येक बच्चे के गति के अनुसार, प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार हम उसमें विभेदीकरण भी करते हैं। आगे हम अगर इसमें तत्वों की चर्चा करें तो इसमें क्रमागत प्रगति पाई जाती है। क्रमागत प्रगति का मतलब है कि इसमें बच्चा जो प्रोग्रेस करता है वो प्रोग्रेस क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप लेता है। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोग्राम में एक एक फ्रेम बनती हैं वो फ्रेम आपस में श्रृंखलाबद्ध होती हैं और वो एक तार्किक क्रम से आपस में जुड़ी होती हैं। तो इससे क्या करता है, एक फ्रेम से निकल करके जब बच्चा दूसरे फ्रेम में जाता है तो उससे क्या होता है, बच्चे के उस वाले व्यवहार का परिमार्जन हो जाता है। फिर बच्चा फिर उससे एक स्टेप अहेड अपने व्यवहार को क्या करता है, परिमार्जित करता है। फिर
तीसरा स्टेप आता है उसमें और भी ज़्यादा जो है बच्चे के व्यवहार में प्रगति आती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रगति हो रही है बच्चों के बीच में, वो बच्चों के व्यवहार में, वो क्या है, एक क्रमागत प्रगति है। आगे इसका तत्व है कि बच्चों के उत्तरोत्तर समीपता। उत्तरोत्तर समीपता का तात्पर्य है कि बच्चे के व्यवहार में जो उत्तरोत्तर ये प्रगति हो रही है, क्रमिक रूप से जो यहाँ पे प्रगति हो रही है, वो प्रगति फिर क्या हो रही है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या कर रही है, एक एक स्टेप समीप लेके जा रही है उस व्यवहार के जो बच्चे का क्या होगा, अंतिम व्यवहार होगा। पूर्व व्यवहार से हम शुरू करते हैं और अंतिम व्यवहार पे ले जाकर के बच्चों को छोड़ते हैं, और वो अंतिम व्यवहार वो व्यवहार है जो हम बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो वो जो है एक एक स्टेप जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, एक एक फ्रेम, एक एक आंसर, एक एक स्टिमुलस को जैसे जैसे वो देते चले जाता है, रिस्पॉन्स देता जाता है, वैसे वैसे ही वो अपने परिमार्जित व्यवहार के और भी ज़्यादा समीप होता चला जाता है। यही क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में उत्तरोत्तर समीपता है। निदान और उपचार। किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उसमें बच्चे को हम क्या करते हैं, डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे की जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, और जो भी उसके अंदर कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं, उन कठिनाइयों का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं, उनका डायग्नोस्टिक जो है पर्पस लेकर के, और साथ में जो है हम उसका उपचार भी कर रहे हैं रेमेडियल पर्पस से, कि बच्चे के उस व्यवहार में क्या कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। तो पहले तो बच्चे के निदान का तात्पर्य होता है कि किसी चीज़ को पहचानना कि वास्तव में समस्या क्या है। फिर उपचार का मतलब होता है उस समस्या को समाधान करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या स्टेप लेते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो बच्चे के निदान और उपचार को ध्यान में रखते हुए ही हम बनाते हैं। अगला इसका तत्व है अवरोह श्रृंखला। अब ये क्या है, अवरोह श्रृंखला एक थोड़ा सा नया सा नाम लगता है। इसको हम लोग जो है रेट्रोग्रेसिव चेन। अवरोह श्रृंखला मतलब रेट्रोग्रेसिव चेन। अवरोह श्रृंखला क्या होती है, अवरोही श्रृंखला, जैसे कि हम लोग हमेशा ही आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो चेनिंग बन रही है वो अवरोही है, अवरोही श्रृंखला है। यहाँ पे अवरोही श्रृंखला का मतलब होता है कि बच्चे के अंतिम जो स्टिमुलस है, अंतिम स्टिमुलस से शुरू करते करते हम उसको पहले वाले स्टिमुलस पे लेकर के आएंगे, यानी उल्टी तरीके से। जैसे हम गणित में पहले पढ़ा करते थे उल्टी गिनती या उल्टा पहाड़ा, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ये रेट्रोग्रेसिव चेन ये किस में पाया जाता है, ये मैथमेटिक्स वाले में पाया जाता है। जब हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हुए, इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में जब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अनुक्रमित अनुदेशन के प्रकार। कहने का मतलब तो वो प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, तो उसी को हम लोग जो है आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये अवरोही श्रृंखला किस में आएगा, मैथमेटिक्स में आएगा। तो अवरोही श्रृंखला का तात्पर्य है उल्टा पढ़ाना यहाँ पे, और बाकी आगे बात होगी। अगले अगर हम इसके फंडामेंटल में कि अभिक्रमित पाठ्यवस्तु, इसमें जो भी कंटेंट बच्चे को जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्या है, पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है, प्री प्लान्ड है, और बच्चे के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। तो ये इसकी खासियत है कि कभी भी जब हम प्रोग्राम्ड लर्निंग बनाते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो पाठ्य वस्तु है वो भी प्रोग्राम्ड होती है। छात्र नियंत्रित अनुदेशन, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड बच्चे को करवाया जा रहा है वो मतलब बना तो रहा है प्रोग्रामर, लेकिन बच्चा जो है अपने तरीके से उस अनुदेशन को ग्रहण कर सकता है, अपनी गति के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए जो है ये छात्र नियंत्रित अनुदेशन होता है। आगे अब ये अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व तो हो चुके हैं, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब इसके आगे की चर्चाएं तो हम आगे करने वाले हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट जो इसका आने वाला है, ये पार्ट 1 है, और इसका प्रोग्राम्ड लर्निंग का है पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें आगे हम क्या चर्चा करेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन के जो निर्माण होते हैं, निर्माण का पद क्या होता है, और आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, उस वीडियो उसको जो है हम अगली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाद में इसमें क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके उपयोग हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, वो सारे कुछ अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं।
आशा है आपको हमारे ये क्लास पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस क्लास को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।